Good morning everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, Government College Canvas. And today I will teach you Go and Catch a Falling Star, a poem by John Donne. ये कविता आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर प्रतियोगिता में सम्मिलित की गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये जो सॉन्ग है जॉन डन के द्वारा लिखा गया बाय जॉन डन। जॉन डन के बारे में हमें थोड़ा सा परिचय बढ़ना पड़ेगा ताकि हम कविता के बारे में और ज़्यादा अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1572। यहाँ पर जॉन डन का जो जन्म हुआ वो लंदन में हुआ और 1572 में हुआ। ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली, वो संपन्न परिवार से बिलोंग करता था, यानी वो धनवान परिवार का था। और हम जानते हैं धनवान परिवार के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। ही फैल इन लव विद एनी एंड इलॉप्ड विद हर, कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज थ्रोन इनटू जेल। वह एनी के प्रेम में पड़ गया और इसकी वजह से वो उसको ले करके भाग गया। इलॉप्ड जो शब्द यहाँ पे है, इलॉप्ड का मतलब होता है रफू चक्र हो जाना, भाग जाना। जब कोई बिलव्ड किसी लवर के साथ भाग जाती है तो उसके लिए इलॉप्ड शब्द काम में लिया जाता है और इस वजह से जॉन डन को जेल हुई। ही रोट बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस पोएम्स। जॉन डन ने सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और रिलीजियस कविताएं लिखी। ही वॉज अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट, वह एक मेटाफिजिकल कवि था। मेटाफिजिकल यानी पराभौतिक कवि था। ही लिव्ड इन लंदन एंड सेट इन द कंपनी ऑफ फॉलन वुमेन। यहाँ पर यह बात नोटिस करने की है। ही लिव्ड इन लंदन, जब वो लंदन में रहता था, एंड सेट इन द कंपनी ऑफ फॉलन वुमेन, और वह फॉलन वुमेन यानी जो पतित औरतें जिनको कहा जाता है, जिनको प्रोस्टिट्यूट हम कह सकते हैं, वेश्याएं जिनको कह सकते हैं, उनकी कंपनी में वो पड़ गया, यानी उनके साथ वो रहने लग गया। और इसी थीम पर आधारित ये कविता, जब वो पतित औरतों के साथ रहने लगा तो उसने सभी दुनिया की सभी खूबसूरत औरतों को ब्लेम कर दिया, यानी उन पर दोषारोपण कर दिया। इस कविता का थीम जो है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस कविता का थीम यहाँ पर हम 2 सेंटेंस में समझते हैं। द पोइम एक्सप्लोर्स अ ट्रेडिशनल थीम ऑफ वुमेन्स इनफाइडेलिटी। यहाँ पर इस कविता का जो थीम है उसमें ये बताया है वुमेन्स इनफाइडेलिटी, यानी औरतों की बेवफाई। औरतों की बेवफाई पर ये गीत लिखा हुआ है। Using vivid imagery of magic and mystery, the speaker insists that a faithful woman is so hard to find. यहाँ पर कवि ने तरह तरह की इमेज प्रस्तुत की है और उन इमेज के माध्यम से बताया है कि एक वफादार औरत मिलना बहुत मुश्किल काम है। हार्ड टू फाइंड यानी उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज अ सॉन्ग, ये कविता एक सॉन्ग है। चाहे तो हम इसको बहुत मज़ेदार तरीके से गा करके पढ़ सकते हैं। ही टेल्स द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ द वुमेन। यहाँ पर इनकॉन्स्टेंसी जो शब्द है इसका मतलब होता है बेवफाई। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है वफादारी। ये वो औरत का एक पति के प्रति जो संबंध है उसको बताने के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। The speaker begins by commanding his listener to perform a series of impossible tasks. कविता की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है। स्पीकर जो है वो बिगिन शुरू करता है बाय कमांडिंग, कमांड देता है। वो उसके लिसनर जो है उनको कमांड देता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा कर सकते हो। इम्पॉसिबल टास्क वो बताता है। इम्पॉसिबल टास्क मतलब असंभव कार्यों के बारे में वो बताता है। और वो असंभव कार्य क्या है? ही सेज दैट देयर आर मेनी इम्पॉसिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है।
इम्पॉसिबल चीज़ों में कौन कौन सी है? यहाँ पर पहला जो इम्पॉसिबल टास्क है वो है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। देखो पहली लाइन में ही स्पीकर जो है जॉन डन वो हमें बताता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। गो, जाओ, ये कमांड के तरीके से लिखी गई है। गो जैसे हम किसी से कहते हैं गो, कम, इस तरह से। तो यहाँ पे बताया है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ो। इट इज इम्पॉसिबल थिंग, वी नो दैट टू कैच ए फॉलिंग स्टार इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। गिरते हुए तारे को पकड़ना इंसान के लिए संभव नहीं है। गिरते हुए तारा तो बहुत दूर, एक आग का जो ढेला है उसको हाथ में रखना वो इम्पॉसिबल है। तो फिर गिरते हुए तारे को पकड़ना क्या आसान है? गेट अ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। दूसरा इम्पॉसिबल कार्य देखिए, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक का जो पौधा होता है, मैंड्रेक एक पौधा होता है, वनस्पति होती है, और उसकी रूट, रूट मतलब जड़ से, उसकी जड़ से गेट विद अ चाइल्ड, एक बच्चा प्राप्त करो। मैंड्रेक का पौधा है, अब पौधे से इंसान का बच्चा कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैंड्रिक का जो पौधा होता है उसकी जड़ें जो होती है वो ऐसी लगती है जैसे वहाँ पे कोई बच्चा सोया हुआ हो, सोया हुआ हो, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई बच्चा सोया नहीं रहता है। इसलिए कवि कह रहा है जाओ गिरते हुए तारे को पकड़ो, जाओ मैंड्रिक की जड़ों से बच्चे को लेकर के आओ। तीसरा इम्पॉसिबल टास्क क्या बता रहा है कवि? टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, भूतकाल के जितने भी साल थे, जैसे अभी 2021 चल रहा है, इससे पहले जो 2020 था वो कहाँ गया? वेयर कहाँ गया? कभी पूछता है वेयर कहाँ गया, कहाँ गया वो 2020, वो 2019, 2018, वो वर्ष कहाँ गए? क्या कोई बता सकता है? इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टास्क, यू कैन नॉट टेल वेयर द पास्ट ईयर्स हैज गॉन। आप नहीं बता सकते कि पास्ट ईयर कहाँ चला गया। फिर चौथा इम्पॉसिबल कार्य देखिए, हु क्लेप्ट द डेविल्स फूट। हु क्लेप्ट, क्लेप्ट का मतलब होता है चीरना। क्लीव, क्लीव की सेकेंड फॉर्म क्लेप्ट, क्लीव का मतलब होता है चीरना। और यहाँ पे क्या इम्पॉसिबल कार्य है चौथा? हु क्लिप्ड द डेविल्स फूट, राक्षस के पैरों को किसने चीर डाला? राक्षस के पैर किसने चीरे? राक्षस के पैर जो है वो एक खुर टाइप होते हैं, जैसे जानवरों के पैर जो होते हैं वो खुर होते हैं, और वह दो भागों में बटा हुआ होता है। उस खुर को दो भागों में, पैर का जो नीचे नीचे का जो तलवा होता है उसको खुर बोलते हैं, तो उसका जो तलवा होता है वो दो भागों में चिरा हुआ होता है। अब यहाँ कवि पूछ रहा है कि उसको किसने चीरा? राक्षस के पैर को किसने चीरा? वो आज दिन तक चीरा हुआ कैसे है? कोई बता सकता है क्या? अगेन फिर देखिए, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड जल परियां, मरमेड्स जो होती है वो परियां होती है, और सिंगिंग वो कैसे गाती है? टीच मी, मुझे सिखाओ, टू हियर, मैं सुनूं। मैं कवि करा है, द पोइट जॉन डन सेज हाउ मरमेड सिंग। मरमेड कैसे गाती है? मुझे सिखाओ, टीच मी, मुझे सिखाओ, टू हियर, सुन सकूं मरमेड सिंगिंग, मरमेड कैसे गाती है। मरमेड्स का जो गाना है वो कैसा होता है, ये मुझे सिखाओ। और फिर नेक्स्ट 6 जो है वो क्या है? 6 इम्पॉसिबल टास्क, और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक, और एनवीज का मतलब होता है ईर्ष्या, और कीप ऑफ का मतलब होता है दूर करना। किस तरह से ईर्ष्या के डंक को दूर किया जाए, यानी जो इंसान में जो ईर्ष्या होती है उसको हम कैसे हटा दें, इंसान के अंदर की ईर्ष्या को कैसे दूर किया जाए। हाउ वी कैन कीप ऑफ एनवीज फ्रॉम द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर से हम ईर्ष्या को कैसे हटा दें, इसके बारे में क्या कोई बता सकता है? ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। एंड फाइन व्हाट फाइन, and find what wine source to an advance an honest mind। फिर अगला 7वां इम्पॉसिबल टास्क देखिए, एंड फाइन, और पा सकते हैं, what wine, कौन सी हवा, serves to advance an honest mind, सर्व, सर्व मतलब हेल्प करती है, टू एडवांस आगे बढ़ने में, एन ऑनेस्ट माइंड, एक ईमानदार मस्तिष्क, माइंड मस्तिष्क।
यहाँ पर कवि कह रहा है एंड फाइंड, पता लगाओ, व्हाट वाइंड, वाइंड से मतलब यहाँ हवा से नहीं है, यहाँ वातावरण से है, एटमॉस्फेयर है, किस तरह के वातावरण में एक ईमानदार मस्तिष्क विकसित किया जाता है। ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। सपोज करो आपने किसी बच्चे को सिखाया, बचपन से सिखाया कि ईमानदारी अच्छी बात है, तुम जिंदगी में ईमानदारी के काम करना, और वो बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ करके बेईमानी करने लगता है, तो आपकी जो मेहनत थी वो ख़त्म हो जाती है वहीं पे, और आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। इसीलिए कहा है एंड फाइंड बोथ पॉइंट्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम किसी के दिमाग में ईमानदारी पैदा कर सकते हैं, ये भी असंभव कार्य हैं। यहाँ पर कवि ने हमें 7 असंभव कार्य बताए हैं। 7, ये एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो कविता है उसमें कितने इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। यहाँ पर मैंने एक एक इम्पॉसिबल टास्क पे नंबर वाइज आपको बताया है, इसलिए फिर से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप गलती ना करें। देखिए, if thou beest born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights till as snow white hairs on thee। इम्पॉसिबल टास्क के बाद कभी आगे बढ़ता है और क्या करता है, इफ दाव, यहाँ पे जो दाव है, दाव मीन्स यू, ये ओल्ड इंग्लिश का यू है। ओल्ड इंग्लिश में यू के स्थान पे दाव का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि वी नो दैट जॉन डन जो है वो जॉन डन का जो जन्म है वो 1572 में हुआ था, तो उस जमाने की जो इंग्लिश है उसमें यू के स्थान पे दाव शब्द का प्रयोग करते थे। दाव, इफ दाव बी बॉर्न, ये बिस्ट जो है वो बी, बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, अगर तुम ऐसे हो, इफ दाव बी, अगर बी बॉर्न यानी जन्म से ही ऐसे हो, तो स्ट्रेंज साइट, अजीब दृश्यों को, स्ट्रेंज मतलब अजीब, साइट्स मतलब दृश्यों को, थिंग्स और चीज़ों को, इनविजिबल, जो इनविजिबल है, जो विजिबल नहीं है, विजिबल मतलब देखने लायक, और इनविजिबल यानी अदृश्य, टू सी, उनको देख सकते हो। अगर आपको जन्म से ही ऐसी शक्ति मिली है कि आप अजीब दृश्यों को और अजीब चीज़ों को देख सकते हो, if thou be born to strange sights, things invisible to see, कभी कह रहा है कि अगर आप जन्म से ही ऐसा पैदा हुए हो कि अजीब दृश्यों को देख लेते हो और अदृश्य चीज़ों को भी देख लेते हो, जो चीज़ें हमें सामान्य इंसानों को दिखाई नहीं देती, अगर आप उनको देख लेते हो और आपके अंदर ऐसी ताकत है, राइट 10,000 days and night till as snow white hair on thee, राइट 10,000 days and night, 10,000 दिन और 10,000 रात तक घोड़े की सवारी करो, राइड मतलब सवारी करो, 10,000 डेज 10,000 दिन एंड नाइट्स और रात। यहाँ पर कवि ने हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच काम में लिया है, अतिशयोक्ति अलंकार जिसको कहा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर जब किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो वह हाइपरबल कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर कवि ने कहा है 10,000 दिन और 10,000 रात तक घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी करो, ये इम्पॉसिबल है। घोड़े की पीठ पर बैठना 10,000 दिन और 10,000 रात तक पॉसिबल नहीं है। एक दिन जब बैठते हैं, जब घोड़ा या जब दुल्हा घोड़े पे बैठता है एक दिन, जिसमें ही वो थक जाता है, फिर 10,000 दिन और 10,000 रात घोड़े की पीठ पर सवारी करना ये संभव कार्य हैं। लेकिन उसने, कवि ने हमें पहले बताया है कि अगर आप जन्म से ही अद्वितीय हो, आपके अंदर अदृश्य चीज़ों को देखने की पावर है, अदृश्य चीज़ों को आप देख सकते हो, दृश्यों को, तो इसीलिए कहा है राइट 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और 10,000 रात तक घोड़े की पीठ पे सवारी करो। और कब तक, टिल ए स्नो वाइट ऑन हेयर ऑन दी, जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए। टिल एज स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ जैसे, वाइट सफ़ेद, हेयर्स बाल, ऑन दी, दी मतलब तुम्हारे, दाओ दाई दी, ये ओल्ड इंग्लिश के हैं, यू यूअर यू, ये इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दी का मतलब है यू,
जब तक तुम्हारे बाल बर्फ के जैसे सफ़ेद ना हो जाएं। और बर्फ के जैसे सफ़ेद बाल कब होते हैं? जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि 10,000 दिन और 10,000 रात तक घोड़े की पीठ पे सवारी करो जब तक तुम्हारे बाल पूरी तरह से सफ़ेद ना हो जाएं, यानी जब तक तुम बुढ़े ना हो जाओ। और जब सवारी करके आओगे, Thou, when thou return, will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. और जब तुम सवारी करके आओगे, Thou, when thou return, तुम when thou return, जब तुम लौटोगे, will, यहाँ ये wilt जो है, wilt नहीं है, will tell me, ये ओल्ड इंग्लिश का है। तुम मुझे बताओगे, क्या बताओगे? Thou, when thou return, जब तुम लौटोगे। ऑन योर रिटर्निंग, जब तुम लौटोगे। विल टेल मी, तुम मुझे बताओगे। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, उन अजीब आश्चर्यों के बारे में। स्ट्रेंज अजीब, वंडर्स आश्चर्य, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे साथ घटित हुए। जब तुम यात्रा पे निकलोगे एक औरत की खोज पे जो खूबसूरत हो और जो वफादार भी हो, उस औरत की खोज में जब तुम निकलोगे और जब तुम वापस लौटोगे, 10,000 दिन और 10,000 रात घोड़े की पीठ पे सवारी करते हुए तुम्हारे अनुभवों को लेकर के जब तुम वापस लौटोगे, जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और जब तुम वापस लौट करके बताओगे, क्या बताओगे? ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, उन सभी अजीब आश्चर्यों के बारे में, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे साथ हुए। सपोज करो तुम इधर से निकले और फिर तुम्हें रास्ते में कोई औरत मिली जो बहुत खूबसूरत थी, और जब तुमने उसके बारे में पता लगाया तो तुम्हें पता चला कि उसके 2-3 अफेयर चल रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, उनको कवि ने ऑल स्ट्रेंज वंडर्स कहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, जब तुम फिर और आगे बढ़ोगे, फिर वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत औरत मिली, पर उसके भी बारे में पता चला कि वो उसके 4-5 अफेयर थे। तो जब इस तरह की चीज़ों के बारे में तुम वापस लौट करके बताओगे, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे साथ घटित हुई है, दैट, जो बिफेल घटित हुई है, दी, तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ घटित हुई है, उन घटनाओं को जब बताओगे, एंड स्वेयर, कसम खा के कहोगे, तो फिर क्या है? एंड स्वीयर, कसम खा के कहोगे तुम, नो वेहर, कहीं भी नहीं रहती है, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, नो वेहर लिव्स अ वुमन, कहीं भी नहीं रहती है औरत, ट्रू एंड फेयर, जो ट्रू भी हो और जो फेयर भी हो। यानी ऐसी औरत कहीं भी नहीं रहती है जो ट्रू हो, यहाँ ट्रू से मतलब है अपने पति के प्रति वफादार, एंड फेयर, और खूबसूरत। यानी इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो खूबसूरत भी हो और जो वफादार भी हो। देखिए, ये जॉन डन का मत है, हम इसको यूनिवर्सल नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो है। हमारे यहाँ पर नारी के प्रति अलग ही धारणा है। यहाँ पर है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। स्त्रियों को यहाँ बहुत अच्छा महत्व मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। लेकिन जॉन डन का विचार क्यों है? क्योंकि जॉन डन पतित औरतों के चक्कर में पड़ गया था, वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रहने लगा था, और आप समझ सकते हैं कि वो जिन औरतों के साथ रहा उन्हीं को उसने सभी पे लागू कर दिया। इसीलिए वो कह रहा है, नो वेयर लिव्स अ मैन ट्रू एंड फेयर, कहीं पर भी नहीं रहती है ऐसी औरत जो ट्रू भी हो और जो फेयर भी हो, यानी जो सच्ची हो और जो खूबसूरत हो। यहाँ सच्ची से मतलब अपने पति के प्रति वफादार से हैं। इफ द फाइंड वन लेट मी नो, आगे देखिए कवि क्या कर रहा है। इफ द फाइंड, अगर तुम्हें मिल जाए, वन, एक, अगर एक भी तुम्हें मिल जाए, ऐसी औरत तुम्हें मिल जाए जो खूबसूरत भी हो, जो वफादार भी हो, लेट मी नो, तो मुझे बताओ। लेट मी नो, मुझे बताओ। यू इन्फॉर्म मी, लेट मी नो मीन्स यू इन्फॉर्म मी, इफ यू फाइंड सच अ वुमन, अगर आपको ऐसी औरत मिल जाए तो मुझे बताओ। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, मैं उसको देखने जाऊंगा, और वो यात्रा जो मेरे लिए होगी वो यात्रा कैसी होगी। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। जब वो
कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर जाता है, कहीं पर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में ढोकने के लिए, मन्नत मांगने के लिए जाता है, तो वो पिलग्रिमेज कहलाती है। जैसे भाद्रपद के महीने में लोग बाग रामदेवरा जाते हैं, तो वो जो यात्रा होती है वो पिलग्रिमेज होती है। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो कवि कह रहा है कि जब आप मुझे बताओगे कि वहाँ पर एक ऐसी औरत है जो खूबसूरत भी है और जो वफादार है, तो मैं जाऊँगा। लेट मी नो, मुझे बताओ, मैं जाऊँगा वहाँ पे। और जब मैं अपने घर से उसके घर तक जाऊँगा, ये मेरी जो जर्नी होगी ये किस तरह की होगी? सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ये एक तीर्थ यात्रा की तरह होगी। ऐसा लगेगा मुझे जैसे मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर नेक्स्ट विचार जो कवि का आता है वो क्या है? यट डू नॉट, लेकिन फिर भी, आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। यद्यपि, दो द जर्नी फ्रॉम माई doer to her doer would be very religious and I would think it like a pilgrimage, yet the next moment poet changes his mood and says I do not go, मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अगले ही क्षण कवि अपना मूड जो है वो चेंज कर देता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भले ही वो मुझसे नेक्स्ट दरवाजे पे ही मिले। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भले ही वो मेरे से नेक्स्ट दरवाजे पे ही हो, भले ही वो मेरी पड़ोसन हो। कवि यहाँ पे क्या कर रहा है? भले ही वो मेरे पड़ोस में रहती हो, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और नहीं जाने का रीजन क्या है? दो सी वर ट्रू व्हेन यू हर मीट हर, कवि कह रहा है दो सी वर ट्रू, यद्यपि वो ट्रू रही होगी, व्हेन यू मीट हर, जब आप उससे मिले होंगे। जब आप उससे मिले होंगे, हो सकता है तब तक वो ट्रू रही हो। एंड लास्ट, और जब तक, एंड लास्ट और अंत तक ट्रू रही हो। टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुमने उसको लेटर लिखा हो, जब तक तुमने उसको लव लेटर लिखा हो, तब तक वो ट्रू रही होगी। यट सी विल बी फेल्स ईर आई कम टू टू और थ्री, लेकिन लास्ट में कवि क्या कह रहा है? यट सी, फिर भी, विल बी हो जाएगी फेल्स, झूठी। इर का मतलब होता है बिफोर। आई कम टू टू और थ्री, जब मैं उसको दूसरा या तीसरा लव लेटर लिखूंगा तब तक वो किसी और को लिख चुकी होगी, यानी वो फेल्स हो जाएगी। इसीलिए कवि जो है वो नहीं जाना चाहता वहाँ पर, उस लेडी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहता। क्योंकि हो सकता है जब आप उससे मिले हो, जब तक वो आपके प्रति वफादार रही हो, लेकिन जब आप उससे दोबारा या तीसरी बार मिलोगे तो वो झूठी हो जाएगी। यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस कविता में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या क्या लिटरेरी डिवाइस इसमें काम मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द पोइट यूजेज हाइपरबल, कवि ने हाइपरबल का प्रयोग किया है। हाइपरबल मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए लाइन, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिन और 10,000 रात घोड़े की पीठ पे सवारी करो। ये इम्पॉसिबल टास्क है। बड़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो उसके लिए हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच काम में लिया जाता है। जैसे हिंदी में हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी जब लंका जलाने गए तो उनकी पूछ में तो आग लगी नहीं और पूरी लंका जो है वो जल जाती है। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि करते हैं। The rhythm of the poem changes according to the requirement of thought and emotions. कविता की जो रिदम है, कविता की जो लय है, वो चेंज हो जाती है जैसे ही रिक्वायरमेंट ऑफ थॉट एंड इमोशन, जैसे ही भावनाएं और विचारों की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वैसे इसकी रिदम चेंज हो जाती है। मैं ये आपको इसकी रिदम बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, Write 10,000 days and night till a snow white hair on thee. Thou, when thou return, will tell me all strange wonders that befall thee, and swear nowhere lives woman true and pure. तो लाइन जो है कभी छोटी आ जाती है, कभी बड़ी आ जाती है। जैसा जैसा विचार आता है वैसे ही रिदम चेंज हो जाती है। रिदम मतलब लय, इसकी लय जो है वो चेंज हो जाती है।
both vowel and liquid consonants have been fully used. इसमें vowel और consonant, लिक्विड कंसोनेंट यानी ऐसे कंसोनेंट जो पानी की तरह बहते हैं, लिक्विड का मतलब द्रव की तरह जो बहते हैं, ऐसे कंसोनेंट्स का प्रयोग कितने शानदार तरीके से किया है. द कंसोनेंट्स L, N, N have been used beautifully to create a beautiful effect. जो L, M, N जो कंसोनेंट्स है, इनका कवि ने कितने शानदार तरीके से प्रयोग किया है ताकि कविता में खूबसूरत प्रभाव उत्पन्न हो सके. Donne does not use a lot of alliteration in this poem, but the way in which he does use it plays an important role. Tonal role. यद्यपि इस कविता में कवि ने एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जहाँ भी उसने इसका प्रयोग किया है वो एक टोनल रोल के रूप में किया है, महत्वपूर्ण टोनल रोल के रूप में. टोनल रोल क्या है? जैसे टोन होती है किसी भी चीज़ की, टोन, उस रोल में इसका प्रयोग किया है. मच ऑफ द अलिट्रेशन हियर अपीयर्स इन 2 वर्ड सीक्वेंस. ज़्यादातर इस कविता में जो अलिट्रेशन का प्रयोग है वो 2 वर्ड के सीक्वेंस में है. सीक्वेंस मतलब क्रम में, यानी 2 के शब्दों के जोड़े के क्रम में है. जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं देता हूँ एलिट्रेशन का. वॉट वॉइन, वॉट वॉइन, यहाँ पे वॉट और वॉइन दोनों का जो साउंड है वो एक ही कंसोनेंट से निकलता है, इसलिए एलिट्रेशन यहाँ पे है. दिस पोएम यूजेस 3 लाइन स्टेंजा each with the same rhyme scheme and meter. इस कविता में 3 लाइन वाले 9 लाइन स्टेंजा है. इसमें 9 लाइन के 3 स्टेंजा है, यानी 9 पंक्तियों के 3 स्टेंजा हैं. टोटल मिला के 27 लाइन्स इसमें हैं. एंड मीटर और मीटर भी अलग अलग है. इन द सेकेंड ही प्रोवाइड्स अ काउंटर पॉइंट. सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें कवि ने काउंटर पॉइंट हमें दिया है. इवन इफ यू कुड फाइंड अ मरमेड यू कुड नॉट फाइंड ए फेथफुल वुमेन. कवि ने क्या कहा है? भले आप मरमेड जो है उनका गाना सुन सकते हो, लेकिन एक खूबसूरत औरत ढूंढना मुश्किल है. एंड इन द थर्ड स्टेंजा इट इज काउंटर पॉइंट अगेन. तीसरे स्टेंजा में फिर से काउंटर पॉइंट है. इफ यू डिड फाइंड अ फेथफुल वुमेन, अगर आपको फेथफुल वुमेन मिल भी जाए, सी वुड नॉट स्टे फेथफुल, तो वो फेथफुल नहीं रहेगी. लास्ट में जो थर्ड स्टेंजा है उसमें कहा है अगर आपको बाई चांस ऐसी औरत मिल भी जाए तो वो फेथफुल नहीं रहेगी. दस ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम हैंड्स ऑन एंड रैम्प्स अप स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट. इस तरह से प्रत्येक स्टेंजा जो है हैंड्स ऑन एंड रैम्प्स अप स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट, स्पीकर के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको और मजबूती प्रदान करता है. ब्रिंगिंग हिम टू एन अनकम्प्रोमाइजिंग एंड डैमनिंग जजमेंट ऑन वुमेन्स फाइडेलिटी. औरतों की वफादारी को इसमें बहुत बुरी तरह से निंदा की गई है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. द प्रोडोमिनेंट मीटर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज फोर्सफुल प्रीकर्सिव ट्रॉचिक टेट्रामीटर. इस कविता का जो मीटर है, यानी ये कौन से मीटर में लिखी गई है, तो वो है ट्रॉचिक टेट्रामीटर. ट्रॉचिक टेट्रामीटर के बारे में अगर आपको और ज़्यादा विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना है तो मीटर नामक एक अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर आपको मीटर नाम से एक वीडियो मिलेगा. उसमें आपको आयम्बिक, ट्रॉचिक, ट्रायमीटर, सब मीटर के बारे में और ज़्यादा विस्तार से ज्ञान प्राप्त होगा. These means most lines are made up of 4 feet. These means इसका मतलब है कि अधिकांश लाइनें जो है 4 फीट की बनी हैं. Each with a stressed unstressed बीट पैटर्न, और प्रत्येक का जो बीट पैटर्न है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है, यानी पहला सिलेबल स्ट्रेस है और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस है. द पैटर्न हैज़ प्लेंटी ऑफ वेरिएशन थॉट्स हाउएवर, और वो जो विचारों का जो वेरिएशन है वो इसमें बताया गया है. यहाँ पर इस लाइन में आप समझ सकते हैं. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैन ड्रैग रूट. देखिए यहाँ पे
जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो सिलेबल है वो बोल्ड हो रहा है, जैसे कि गो, फिर एन, कैच अ। तो जो बोल्ड है वो स्ट्रेस है और जो बोल्ड नहीं है वो अनस्ट्रेस है, इसी को ट्रॉचिक कहते हैं। These lines are missing their final expected unstraight syllable। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर जो अंतिम जो शब्द है उसके बाद अनस्ट्रेस नहीं है, यानी इसमें ट्रोचिक को काम में लिया है लेकिन पूरी वफादारी के साथ नहीं लिया है। The seventh and eighth lines of each stanza are then different entirely। और सातवीं और आठवीं जो लाइन है कविता की वो पूरी तरह से भिन्न है। इच कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल आयम, और उसमें सिंगल आयम है। आयम क्या होता है? आयम जैसे आयम्बिक पेंटामीटर आपने पढ़ा होगा। आयम का मतलब होता है दो शब्दों का, दो सिलेबल का जोड़ा, आयम, और उसमें पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। मेकिंग देम समथिंग कॉल्ड आयम्बिक मोनोमीटर। और जहाँ पर ये जोड़ा आयम्बिक पेंटामीटर में 5 जोड़े होते हैं और जहाँ पे मोनोमीटर है वहाँ पे सिर्फ एक ही जोड़ा होगा। जैसे ये देखिए, एन फाइन वॉट वाइन, एन फाइन, पहला जो अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है। तो ये आयम्बिक मीटर होता है लेकिन पेंटामीटर नहीं है, सिर्फ मोनोमीटर है, यानी एक ही मीटर है, इसमें 5 जोड़े नहीं है। अगर ये ऐसे शब्दों के 5 जोड़े होते दो दो सिलेबल के तो वो आयम्बिक पेंटामीटर होता, लेकिन यहाँ पे एक ही मीटर है इसलिए इसको आयम्बिक मोनोमीटर कहा गया है। The sudden emphatic switch in meter in these lines demands attention, drawing out the speaker's cynicism। यहाँ पर जो जोर दिया गया है, अटेंशन जो डाला गया है, ड्राइंग आउट द स्पीकर साइनिसिज्म, यह स्पीकर की साइनिसिज्म को दिखाता है। साइनिसिज्म का मतलब होता है सनकीपन। स्पीकर जो है बड़ा सनकी है, उसने सब औरतों को बदनाम कर डाला। मोनोमीटर इज रेयर एंड ऑल्सो कैन सीम अ लिटिल हॉकी एंड फनी। मोनोमीटर जो है अक्सर, जो यहाँ पे हमने देखा, एंड फाइन वॉच वाइन, इस तरह के शब्द, इस तरह का जो मीटर है बहुत कम काम में लिया जाता है और अक्सर इसकी मजाक उड़ाई जाती है। विच कीप्स द पोएम रिलेटिवली लाइट हार्टेड एज द स्पीकर बिल्ड्स अप टू हिज पंच लाइन। और इससे स्पीकर जो है लाइट हार्टेड हो जाता है, यानी स्पीकर जो है लाइट हार्टेडली इसको समझा जाता है, इस कविता को हल्के में लिया जाता है। देयर इज ए कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल रैम स्कीम इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। देखो इसमें एक प्रिडिक्टेबल रैम स्कीम है इस कविता में। दिस कीप्स द पोएम मूविंग फॉरवर्ड स्टीडली, और इसी वजह से ये कविता जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। स्टीडली मतलब धीरे धीरे। विद ए जेंटल सिंग सॉन्ग पैटर्न दैट लाइटन्स द टोन। इसकी टोन जो है वो बड़ी लाइट है, यानी कविता को आप अचानक से नहीं बोल सकते, धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ता है। इच स्टेंजा रन्स, प्रत्येक स्टेंजा जो है उसकी रैम स्कीम ए बी डबल सी और ट्रिपल डी इस तरह से आगे बढ़ती है। हमने पहले ही देखा था कि इसमें 9 पंक्तियों के 3 स्टेंजा है और वो 9 पंक्तियां इस तरह से हैं, ए बी डबल सी और ट्रिपल डी, यानी उनकी रैम स्कीम इस तरह से आएगी। द डी रैम्स आर especially notable for stepping a little outside the poetic convention of Dunn's time। couplet were common, triplet much less so। यहाँ पर देखिए डी रैम्स जो है वो विशेष रूप से नोटेबल है क्योंकि वो धीरे धीरे हमें आगे की ओर ले जाती है, और ये एक पोइटिक कन्वेंशन है डन के टाइम का, जिसको एक कपलेट के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये जो पोएम हमने पढ़ी ये बहुत उपयोगी है और आप इसका अध्ययन कीजिए। थैंक यू। इसी तरह की और पोएम पढ़ने के लिए आप PL नरेड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके मित्रों को। थैंक्स।